साड़न गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन के टाइप्स को देखा था। फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फंक्शन का टाइप, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए थे। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन और कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल फंक्शंस, इन सब चीज़ों को देखें। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि फंक्शन एक रूल है जो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जोड़ता है। अब ऐसे बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी रूल्स हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं। उन सारे फंक्शंस में से, उन सारे रूल्स में से कुछ रूल्स स्पेसिफिक नेचर के, तो उन सारे रूल्स को या उन सारे फंक्शंस का एक अलग नाम दे दिया गया है उनके विशेषता के आधार पर। वही सारे फंक्शंस स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। तो अब ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं, कितने फंक्शंस हैं, इन सब चीजों को हम आज डिस्कस करें। जैसे हमने ले लिया आइडेंटिटी फंक्शन। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का अर्थ यह है, इसको हम f(x) इज इक्वल टू x से डिनोट करते हैं। मीन्स अगर कहीं दो सेट है a और b, सपोज करिए इसमें हमने 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट लिए और इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट। अब f(x) इज इक्वल टू x या आइडेंटिटी फंक्शन का अर्थ ये हुआ कि वह रूल जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स इटसेल्फ के साथ जोड़ता है, अपने आप के साथ जोड़ता है। मीन्स 1 1 से जुड़ेगा, 2 2 से जुड़ेगा, 3 3 से, 4 4 से। ये हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x। अब विशेषता इसकी क्या है? विशेषता यह है कि यह बाकी सारे रूल्स की तरह का रूल है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट कर रहे हैं, इटसेल्फ से ही जुड़ रहे हैं। यही इसकी विशेषता है और इसी विशेषता के आधार पर इसका नाम दिया गया है आइडेंटिटी फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का अर्थ यह है कि वह फंक्शन जिसमें डोमेन के सारे एलिमेंट किसी एक कांस्टेंट से जुड़ रहे हैं। मान लीजिए हमने दो सेट लिया A और B, ये दो सेट हुए। इसमें हमने लिया 1 2 3 4 5 और इसमें हमने कोई केवल एक कांस्टेंट कोई 9 ले लिया, या और भी एलिमेंट हो सकते हैं जैसे 7 9 11, ये भी हो सकता है। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसी एक कांस्टेंट से रिलेट कर रहे हो तो इस तरह का रूल, इस तरह का फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ये हमारा हुआ कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम आमतौर पर f(x) इज इक्वल टू c या f(x) इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट k ऐसे डिनोट करते हैं। मीन्स डोमेन का सारा x किसी एक कांस्टेंट c से रिलेट करता है, ये कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक। अब तीसरा है पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें हम देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, पहले फंक्शन के पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल को।
पोलिनोमियल में हम यह कहते हैं कि ऐसा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर। सिंपली पोलिनोमियल को पहचानने के लिए हम लोग लिखते हैं कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तब जाके वो पोलिनोमियल होगा, ये हमको ध्यान रखना है। मीन्स अगर कहीं कोई एक्सप्रेशन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, अगर इसके सारे टर्म्स में वेरिएबल का पावर हम देखें, फर्स्ट वाले टर्म में वेरिएबल का पावर 2 है, सेकंड में वेरिएबल का पावर 1 है, और थर्ड में वेरिएबल नहीं है तो इसका पावर 0 मान लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल अगर लगाए भी तो x टू द पावर 0 1 होता है, तो यहाँ 0 है। अब हम देखें ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो पोलिनोमियल है। कैसे पोलिनोमियल है? क्योंकि पोलिनोमियल के कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, और कंडीशन हमारा ये होता है कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए इन ईच एंड एवरी टर्म। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स में वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 2, 1 और 0, ये तीनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। एक दूसरा उदाहरण लें, मान लीजिए हमने लिया x टू द पावर 7 प्लस 1/x, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? तो इसको अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर -1 ऐसे हो जाएगा। तो अब चूंकि x का पावर यहाँ -1 है और कंडीशन कह रहा है कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव इंटीजर आ गया, जिसकी वजह से यह पोलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लें, x³ प्लस 5√x प्लस 1। अब जरा इस पर गौर करें तो तीनों ही टर्म्स में वेरिएबल का पावर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ पर √x का मतलब x टू द पावर 1/2 है, और यहाँ 1 के पास वेरिएबल का पावर 0 है। ये हो गया x³ प्लस 5x टू द पावर 1/2 प्लस 1। ये 1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन हो गया। तो पावर के फ्रैक्शन होने की वजह से हमारा यह एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं। ये क्लास 10 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमको पोलिनोमियल फंक्शन समझना है। हम पोलिनोमियल को अभी तक समझ रहे थे, अब पोलिनोमियल फंक्शन का अर्थ यह है कि वह फंक्शन, वह रूल, वह मैपिंग जो किसी पोलिनोमियल से रिलेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई दो सेट हमने लिया, सेट ए और सेट बी, इसमें हम अगर लेते हैं 2, 3, 4, इसमें हम लेते हैं 10, 15, 20, 25। अगर हमने 2 को 10 से, 3 को 15 से और 4 को 20 से जोड़ दिया, तो यह हमारा फंक्शन हुआ f(x) = 5x। तो चूंकि 5x पोलिनोमियल के फॉर्म में है, इसलिए यह फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन कहलाए। तो पोलिनोमियल फंक्शन में केवल हमको यह देख लेना है कि जो रूल है उसका एल्जेब्रिक फॉर्म पोलिनोमियल है कि नहीं। अगर पोलिनोमियल है तो ऐसा फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। बहुत सारे फंक्शंस पोलिनोमियल फंक्शंस हैं,
जैसे 5x था यहाँ, हमने 2x प्लस 1 अगर हम ले लें तो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से रिलेट करके ले लें वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस तरह के बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस बन सकते हैं किसी एक सेट से दूसरे सेट। ये इसकी विशेषता हो गई कि अगर पॉलिनोमियल से रिलेट करता हो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहें। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन के लिए हम यह समझ लें, रेशनल फंक्शन के पहले रेशनल नंबर को समझ लें, क्योंकि रेशनल नंबर से कंपेयर करके अगर इसको जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। रेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। बिल्कुल इसी तरह से रेशनल फंक्शन का जो डेफिनेशन है वह है कि ए फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ fx is equal to gx upon hx where gx and hx are polynomial functions and hx is not equal to 0। अगर ऐसा हो तब हम उस तरह के फंक्शन को रेशनल फंक्शन कहते हैं। तो हमारे रेशनल फंक्शन का ये डेफिनेशन हो गया कि द फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ gx by hx where gx and hx are polynomial functions and hx is not equal to 0। जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया, मान लीजिए fx is equal to 2x स्क्वायर प्लस 7 बाई x प्लस 3। ये हमारा रेशनल फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर gx और hx ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तथा hx इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यह फंक्शन रेशनल फंक्शन कहलाएगा। तो इस बहुत सारे हो सकते हैं रेशनल फंक्शंस, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आपको यह बताया गया कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, वैसे ही रेशनल फंक्शंस भी बहुत सारे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रेशनल फंक्शन के बाद आता है मॉडुलस फंक्शन। ये लास्ट के जो 3 फंक्शंस हैं, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन, इन तीनों फंक्शंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। मॉडुलस फंक्शन कहता है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, सिंबॉलिकली पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं, यह जान लें, fx इज इक्वल टू मॉड x। डेफिनेशन इसका ये है कि मॉड x x हो जाता है कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो। मॉड x 0 हो जाता है कब, व्हेन x इज इक्वल टू 0 हो, एंड मॉड x माइनस x हो जाता है व्हेन x इज लेस देन 0। ऐसे हमारा मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है। मॉडुलस के बारे में एक आम अवधारणा यह है कि यह हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसकी वजह है इसका डेफिनेशन है, अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही यह वैल्यू देता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रह ही जाता है, निगेटिव का भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है। जैसे सपोज करें हम उदाहरण के तौर पर मॉड -3 का वैल्यू निकालते हैं। अब देखें x के प्लेस पे यहाँ -3 है, हमको मॉड -3 का वैल्यू निकालना है। तो ये कह रहा है मॉडुलस का डेफिनेशन कि मॉड x इज इक्वल टू -x होता है कब, जब ये अंदर वाला x लेस देन 0,
यहाँ पर अंदर वाला -3 है जो कि ऑलरेडी लेस देन 0 है। तो जब यह लेस देन 0 है तो मॉड x का वैल्यू निगेटिव ऑफ x हो जाता है, मतलब मॉड -3 का वैल्यू निगेटिव ऑफ -3 हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लें, मान लीजिए मॉड 7 का वैल्यू निकालते हैं, तो हम यह देखें x के प्लेस पे 7 है जो कि ग्रेटर देन 0, और ये डेफिनेशन कह रहा है कि अगर मॉड के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन 0 हो तो मॉड x का वैल्यू x हो जाता है, मतलब जो अंदर वही बाहर। तो यहाँ पर मॉड 7 का वैल्यू 7 हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। तो यही वजह है कि मॉडुलस निगेटिव का भी वैल्यू पॉजिटिव देता है, और पॉजिटिव का तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही। अब इसको फंक्शन के तौर पर हम समझें। फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन का अर्थ यह हुआ, जैसे मान लीजिए हमने दो सेट यहाँ पर लिया a और b, इसमें हमने लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। इसमें b में हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब मॉड fx इक्वल टू मॉड x अगर हमारा फंक्शन है, तो यहां हम देखें कि -3 का वैल्यू क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो -3 रिलेट कर गया 3 से, उसी तरह से 3 भी रिलेट करेगा 3 से, फिर -2 रिलेट करेगा 2 से, और यहाँ 2 भी रिलेट किया 2 से, -1 रिलेट किया 1 से, और 1 भी रिलेट किया 1 से, 0 रिलेट कर जाएगा 0 से। तो इसमें जो रूल लगा हुआ है इन दोनों सेट के अंदर, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है। यह रूल, यह फंक्शन मॉडुलस फंक्शन कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन हुआ मॉडुलस फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसमें हम ध्यान रखेंगे, ये हो जाता है fx इज इक्वल टू मॉड x बाई x। सिग्नम फंक्शन होता है fx इज इक्वल टू मॉड x बाई x ऐसे। अब इसमें हम देखें वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखें, इसके दो तरह से डेफिनेशन दिखते हैं कहीं कहीं, किसी किसी बुक में एक अलग तरह का डेफिनेशन इसका दिखता है। वो डेफिनेशन भी इसी से डिराइव किया गया। डिराइव इस तरह से किया गया है कि हम मॉडुलस के डेफिनेशन को अलग अलग ब्रेक कर दें तीनों केसेस में। x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग, x इज इक्वल टू 0 के लिए अलग, एंड x इज लेस देन 0 के लिए अलग। तो जब इसको हम अलग अलग ब्रेक कर देते हैं उन तीनों केसेस में, तब हमारे सिग्नम फंक्शन का एक अलग तरह का डेफिनेशन उभर के सामने आता है। जैसे fx हमारा हो जाएगा मॉड x बराबर x होता है कब? जब x ग्रेटर देन 0, तो ये x बाई x हो जाएगा ग्रेटर देन 0 के केस में, मतलब 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 0 के केस में ऐसे। अब x इज इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा? तो x इज इक्वल टू 0 के लिए अब मॉड x का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 बाई x मीन्स 0 हो गया x इज इक्वल टू 0 के लिए। अब x इज लेस देन 0 के केस में क्या होगा? तो x इज लेस देन 0 के लिए मॉड x का वैल्यू -x होता है, तो अब ऊपर -x बाई x ऐसे हो जाएगा, मतलब ये हो गया -1। तो अब इस सिग्नम फंक्शन का एक नया डेफिनेशन हमको मिल गया
कि fx इज इक्वल टू 1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0 and -1 when x is less than 0। तो यह वाला जो डेफिनेशन है, यह डेफिनेशन इसी से डिराइव किया हुआ, दोनों चीजें एक ही हैं। अगर ऊपर वाले डेफिनेशन में हम मॉडुलस फंक्शन को अलग अलग केसेस में ब्रेक कर दें तो एग्जैक्टली हमको ये वाला डेफिनेशन मिल जाता है। तो सिग्नम फंक्शन के लिए हम चाहें तो यह डेफिनेशन याद रखें या आसान लगे तो यह डेफिनेशन याद रखें। ये दोनों ही डेफिनेशन दिखते हैं बुक्स में, किसी में ऐसे किसी में ऐसे, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ही चीजें एक ही। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। अच्छा, इसको फंक्शन के फॉर्म में जरा देख लिया जाए। ये तो डेफिनेशन हुआ उसका, फंक्शन में कैसे नंबर्स रिलेट करते हैं इस सिग्नम फंक्शन से, इसको देख लें। मान लीजिए हमने कोई दो सेट ले लिया ए और बी, यहां इसमें हम ले लें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। इसमें हमने ले लिया -2, -1, 0, 1, 2, बहुत सारे इसमें भी आ सकते हैं 3। अब अगर सिग्नम फंक्शन से हमको रिलेट करना हो, मतलब अगर यह कहा जाए कि इसमें सिग्नम फंक्शन लगा हुआ है, तो आपका -3 किससे रिलेट करेगा? x लेस देन 0 का कोई भी नंबर -1 से रिलेट करेगा। तो आपका -3 भी रिलेट किया -1 से, -2 भी किया -1 से, -1 भी किया -1 से। चूंकि लेस देन 0 वाले सारे नंबर्स -1 से ही करेंगे। फिर 0 कट जाएगा 0 से, चूंकि यहाँ कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 0 होता है, तो 0 किया 0 से। ग्रेटर देन 0 वाले सारे नंबर्स 1 से रिलेट कर जाएंगे। तो ग्रेटर देन 0 मतलब 1, 1 से रिलेट करेगा, 2 1 से रिलेट करेगा, 3 1 से रिलेट करेगा। तो इस तरह से x ग्रेटर देन 0 वाले सारे नंबर्स 1 से करेंगे, लेस देन 0 वाले सारे नंबर्स -1 से करेंगे और 0 0 से करेंगे। कोडोमेन के बाकी सारे एलिमेंट्स -1, 0 और 1 को छोड़कर फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये सारे के सारे छूट जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा सा इन सारे फंक्शंस के बनस्पत कठिन दिखेगा, इसको समझ लिया जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता ये है, सिंबल इसका है fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में x डाल देते हैं। ये आपका सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें हम करते हैं एक नंबर लाइन देने समझने के, हमने यहां ले लिया 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट में निगेटिव नंबर ले लें, -1, -2, -3, -4, इधर भी घटता चला जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि जिस इंटरवल का नंबर हो उस इंटरवल का लोवेस्ट पॉइंट आपका वैल्यू हो जाता है। मतलब 0 से लेकर इंक्लूडिंग 0 और 1 तक के, 1 तक का मतलब 0.9999 तक, 1 को एक्सक्लूड करते ये जितने सारे नंबर्स हैं बीच में, इन सारे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू 0 होता है।
फिर उसी तरह से 1 को लेकर और 1.99 तक जितने सारे नंबर्स आते हैं इस इंटरवल के अंदर, इन सारे नंबर्स का वैल्यू 1 हो जाता है। ऐसे ही 2 से लेकर 2.99 तक सबका वैल्यू 2 हो जाता है। निगेटिव में आए तो -1 से लेके -1.99 तक सबका वैल्यू -1 हो जाता है। मीन्स आपको इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर दिया जाए, हम यह देख लें कि वो नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब उन दोनों इंटीजर में जो लोवेस्ट हो वही ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाता है। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.73, इसका वैल्यू बताना है, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1.73 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 1.5 लेते हैं तो भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1.01 लेते हैं तो भी इसका वैल्यू 1 होगा। एग्जैक्टली 1 लेते हैं तो भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स आपको दिए गए, ये सारे के सारे पॉइंट्स 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। तो इन दोनों इंटीजर्स में हमारा लोएस्ट इंटीजर 1 है, इसीलिए इन सबका वैल्यू 1 हो गया। इसी तरह से अगर कहीं दिया जाए 3.56, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। केवल 3 तो भी 3 हो जाएगा। 3.99 तो भी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने नेचर के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू देता है। इसको स्पेसिफिक फंक्शंस इसलिए कहा गया कि यह रूल, ये सारे के सारे रूल्स बाकी जो रूल्स हैं उन्हीं की तरह के। थोड़ा अंतर इनमें ये है कि ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से इनका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया। बाकी सारे फंक्शंस का अलग अलग कोई नाम नहीं। तो हम इन सारे फंक्शंस से भी वाकिफ हो लें, क्योंकि आगे जब हम फंक्शन में आगे बढ़ेंगे इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए, तब उसमें इन सब चीजों की जरूरत होगी। अब इसके बाद हम यह देख लें, मान लीजिए एक चीज और बता दें आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम स्टेप फंक्शन भी, तो हम लोग इसको भी ध्यान रखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टेप फंक्शन भी कहलाता है। और इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप फंक्शन इसलिए कि जब ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तब ये स्टेप की तरह का दिखता है, सीढ़ी की तरह का दिखता है। देख लिया जाए, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, हमने पॉइंट ले लिया 1 2 3 4, इधर हमने निगेटिव ले लिया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऊपर पॉजिटिव 1 2, नीचे निगेटिव -1 -2। अब 0 पर 0 होता है वैल्यू। इसके बाद अगर आगे हम बढ़ते जाए 0.1 पे भी 0, 0.2 पे भी 0, 0.3 पे 0, 0.9 तक इसका वैल्यू 0 होता है। अब 1 पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहां आ जाएगा। 1.1 पे V1, 1.2 पे V1, 1.3 पे, 1.4 पे, 1.5 पे, 1.6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 तक 1 होता है। एक चीज ध्यान रखते हुए कि ये 1 यहाँ पर x के 1 पर तो 1 हुआ,
यहां से यहां तक ये पूरे पर ये 1 देता है वैल्यू। अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो एक लाइन बना, फिर 2 पर इसका वैल्यू 2 हो जाता है, फिर 2.1 पे भी 2, 2.2 पे भी, 2.3 पे भी, 2.4 पे भी, 2.9 तक ऐसे ही चलता है। तो ये हमारा हो गया ऐसे। निगेटिव में आएंगे तो भी ऐसे नीचे खिंचता आएगा। तो इस तरह से जो आकृति बन रही है हम देख रहे हैं वो एक सीढ़ीनुमा आकृति है, स्टेप शेप्ड है, स्टेयर शेप्ड है। इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया स्टेप फंक्शन। तो ये हमारा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम इसके आगे फंक्शन का इंजेक्टिव होना, सर्जेक्टिव होना और बाइजेक्टिव होना ये चेक करना सीखें। मीन्स आपको बताया गया फंक्शन के टाइप्स। तो फंक्शन के टाइप्स में पहला बताया गया इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिव फंक्शन। इसके 2 नाम बताए गए थे। इंजेक्टिव को हम लोग 1-1 भी कहते हैं, 1-1 फंक्शन। इसके बाद इसी में एक आता है मेनी वन, ये इसी में से डिराइव हुआ। मेन टाइप हमारा सेकेंड है सर्जेक्टिव फंक्शन, या इसका दूसरा नाम ऑन्टो फंक्शन है। ये सर्जेक्टिव होता है। इससे भी एक डिराइव हुआ फंक्शन है जिसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। और तीसरा इसमें है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हम लोग 1-1 एंड ऑन्टो कहते हैं। ये 1-1 एंड ऑन्टो फंक्शन है। तो जो मेन टाइप्स हैं फंक्शन के ये तीनों हैं, मतलब जिसके 2-2 नाम हैं, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। तो अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उस क्वेश्चन में यह कहेगा कि बताइए कि दिया गया फंक्शन 1-1 है कि नहीं, ऑन्टो है कि नहीं और 1-1 ऑन्टो है। इसको चेक करने का जो तरीका होगा, इस तरह के मैथमेटिकल फंक्शन को चेक करने के लिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उन सब चीजों को देखें। अभी हम इन तीनों के टाइप्स को लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसको कैसे हम चेक करेंगे, इंजेक्टिव है कि नहीं, सर्जेक्टिव है कि नहीं, बाइजेक्टिव है कि नहीं, इन सब चीजों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आप जो स्पेसिफिक फंक्शंस बताए गए उन सारे फंक्शंस की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे अलग अलग एग्जाम्पल से, वो ज्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हम लोगों को आगे मिलेगा। आज यहीं तक, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।